नमस्कार मित्रों, अभियान सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम देखेंगे निबंध श्रृंखला। इसमें हम आज आरक्षण की बात करेंगे। मुख्य रूप से जो आर्थिक आधार पे अभी आरक्षण की बात की गई है, उससे संबंधित आरक्षण हमेशा से ही प्रासंगिक रहा है। बार बार विभिन्न समाज के विभिन्न तबकों द्वारा आरक्षण की मांग की गई और सरकार द्वारा, जैसे गुज्जर पाटीदार, आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं जो इसके लिए लगातार हिंसक प्रदर्शन भी करते रहते हैं। तो आज हम आरक्षण पे पूरी बात करेंगे। आइए, इससे पहले अगर आप नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य कर लें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो जब भी अपलोड हो आपको नए वीडियो तुरंत मिल जाए। तो एक सूचना और दे दें कि आपको ये 30 निबंध की पूरी श्रृंखला है, जिसमें आपको विभिन्न मुद्दों पे देख लेंगे हम कौन कौन से मुद्दे हैं जिसमें हमने कुछ बदले भी हैं। ये साहित्य संस्कृति पे लगभग हर टॉपिक पे आप देखेंगे जो 9 टॉपिक आपके हैं, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्र, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सभी से लेकर के हमने 3 से 4 टॉपिक कवर किए हैं। तो आपका 30 टॉपिक कवर हो जाएगा, जो इतना इनफ है आपके किसी भी परीक्षा के लिए, खास करके उत्तर प्रदेश मुख्य परीक्षा के लिए और आरओ मुख्य परीक्षा के लिए। तो आइए देखते हैं आरक्षण पे हम आज पूरी, चूंकि आर्थिक आधार पे आरक्षण पूछा जा सकता है, ये त्वरित मुद्दा है, लेकिन इसके लिए हम पूरी आरक्षण की बात करेंगे। आरक्षण क्या था, क्या है और क्या रहेगा और क्या होना चाहिए। तो इसके लिए सर्वप्रथम इसकी फ्रेमिंग हम देख लेंगे। फ्रेमिंग शायद नहीं हो पाई है। तो आवश्यकता क्यों है, एक एक प्रश्न को देखते चलते हैं। तो इस पे 10-15 पॉइंट्स में हमने कवर करने की कोशिश की है और आप देखेंगे इसका वैश्विक परिदृश्य भी देखेंगे। भारत में कब से क्या है, कब से चल रहा है ये। भारतीय स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान ने सर्वप्रथम कुछ समूहों को, जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध किया, क्योंकि वर्षों से चली आ रही जाति व्यवस्था के कारण समाज में इनकी स्थिति दयनीय हो गई थी। अतः आवश्यकता थी इन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने की। जैसा कि संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है, हम भारत के लोग, आप देखेंगे पूरी प्रस्तावना तो नहीं लिखना सही रहता है, तो इसलिए हम भारत के लोग तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार एवं अभिव्यक्ति, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता दिलाना आदि जो भी है, इसको शॉर्ट में आप लिख देंगे कि जो अधिकारों की बात की गई है प्रस्तावना में, मूल अधिकारों में और डीपीएसपी में। आरक्षण का शाब्दिक अर्थ होता है अपने लिए स्थान सुरक्षित करना। जैसा कि प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि घर या बाहर अपने लिए एक सुरक्षित स्थान हो। इतिहास इसका देखेंगे हम, कब से आरक्षण लागू हुआ भारत में। खास करके भारत में आरक्षण की शुरुआत 1882 में हंटर आयोग के साथ आरंभ हुई थी। 1891 में त्रावणकोर में सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग की गई। यहां से मांग देखिए उठ रही है। 1901 में कोल्हापुर में साहू महाराज द्वारा आरक्षण की शुरुआत की गई, छत्रपति शाहू जी महाराज द्वारा। 1882 में हंटर आयोग से शुरुआत के साथ ही महाराष्ट्र के महान समाज सुधारक ज्योतिराव फूले द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अंग्रेज सरकार में नौकरियों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग की। 1909 में भी भारत शासन अधिनियम में भी आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो यहीं से शुरुआत की जा सकती है और 4-5 जो फैक्ट हैं आप इसमें डाल सकते हैं। अगला देखेंगे, आरक्षण से संबंधित वाद कौन कौन से हैं। 1951 में मद्रास बनाम चंपकम दोराइजन, ये काफी महत्वपूर्ण है।
इसका नाम आप आरक्षण से संबंधित अगर कोई इशू लिख रहे हैं तो उसमें जरूर आना चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के अनुसार जाति आधारित आरक्षण अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन है। 1963 एम.आर. बालाजी बनाम मैसूर और अदालत ने कहा कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती। अगला देखेंगे 1892 में इंदिरा साहनी मामला। ओबीसी आरक्षण लागू होने के साथ ही क्रीमी लेयर की अवधारणा आई, जिसमें वर्तमान में क्रीमी लेयर 8 लाख रुपए है। पक्ष में कुछ तर्क देखेंगे। पक्ष में तर्क ये होगा, कमजोर एवं पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ना, सांस्कृतिक पहचान को अक्षुण्ण रखना, उनमें आत्मविश्वास बढ़ाना, यह आर्थिक नहीं मानसिक संतोष है कि यह देश हमारे लिए है तथा हम इस देश के मूल्यवान नागरिक हैं। समाज में अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करता है। मैला ढोने जैसी रूढ़िगत मान्यताओं तथा कार्यों से मुक्ति, लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना, सरकार में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना। हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा इस मान्यता की यह एक सकारात्मक कदम है। इस पर कई रिपोर्ट्स भी आई हैं कि जो निचली जातियों के लोग हैं उनको समाज के मुख्य अंग से जोड़ना, या अगर उनका अपवंचन हुआ है तो उनके लिए कार्य करना, यह सरकार का प्रमुख दायित्व होता है। सतत विकास यूएनओ का लक्ष्य भी यही है कि इनको, जो भी अपवंचन के शिकार हैं, जो नीचे हैं, समाज में सबसे नीचे तबके में हैं, उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाए। इसके विपक्ष में भी कुछ तर्क हैं। शिक्षा की गुणवत्ता को कम करती है, प्रतिभा पलायन बहुत तेजी से होता है, छात्रों में असंतोष की भावना, आत्महत्या आदि। आरक्षण के आधार पर जो 50% आरक्षण हो जाता है तो कुछ कैटेगरी के लोग जो हैं कम अंक पाकर भी चयनित हो जाते हैं, और कुछ सामान्य कैटेगरी के जो लोग हैं वो उनसे अधिक अंक पाकर के भी बाहर हो जाते हैं। समाज में विभेदीकरण, अनारक्षित वर्ग आरक्षित वर्ग प्राप्त व्यक्ति को हानि की भावना से हीन भावना से देखना एवं नाराज, एक जो सामाजिक समरसता है उसमें थोड़ा सा दुराव होता है। संकीर्ण राजनीतिक मानसिकता को जन्म देता है, जैसे कि बहुत सारे जातिवादी नेता निकल गए हैं, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और ये लालू यादव, ये लोग खास करके एक जाति की बात करेंगे। जैसे अभी देखेंगे बीजेपी में कुछ पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां, जैसे भारतीय समाज पार्टी या कुछ करके नाम है उसका, भाजपा, उसमें चंद्रदेव राजभर हैं जो, वो राजभर समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, कोई पटेल समाज का नेतृत्व कर रहा है, तो कोई यादव समाज का नेतृत्व कर रहा है, कोई राजपूत समाज का नेतृत्व कर रहा है, कोई ब्राह्मण समाज का नेतृत्व कर रहा है। तो इससे सामाजिक ताने बाने में काफी गड़बड़ियां देखने को मिल रही हैं, जो एक जाति से दूसरे जाति को लड़ाने की या अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए जातिगत आधार पे समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। तो ये इसके कुछ अन्य कारण हैं। और प्रतिभा पलायन और प्रतिभा का सही मूल्यांकन न कर पाना इसका सबसे बड़ा दोष है। वैश्विक परिदृश्य में आप देखेंगे अमेरिका में यह पूरी तरह से अवैध है। एक सबसे बड़ा मामला आप लिख सकते हैं बांग्लादेश सरकार का, इसको मैंने लिखना भूल गया। बांग्लादेश सरकार का अभी हाल ही का फैसला है, अप्रैल 2018। अप्रैल 2018 की बात ही है ये। आप जो है देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे मुद्दे उठाए गए थे। वहां के छात्र यूनियन, विनो इट्स इनजस्टिस करके कोई संस्था थी, उन्होंने स्टूडेंट जो ढाका यूनिवर्सिटी है उसमें काफी बड़े स्तर पे आंदोलन चलाया। सालों से यह आंदोलन चल रहा था और शेख हसीना सरकार ने
अभी हाल ही में आरक्षण को अवैध घोषित कर दिया है। बांग्लादेश में आरक्षण किस आधार पर दिया जाता था, तो इसके बारे में आप लिख लेंगे, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे 1971 के युद्ध के, उनको, और जो अल्पसंख्यक हैं, उसमें हिंदू भी आते हैं, हिंदू ही वहां पे अल्पसंख्यक हैं तो हिंदू आते हैं, विकलांग हैं, और कुछ और कोटा है, एक दो और कैटेगरीज हैं, इनको 50% आरक्षण, 56% आरक्षण मिलता था। तो माना यह जाता था कि 44% सीटें 98% लोगों के लिए केवल 44% सीटें ही थी। 56% लोग जो है, 2% जो है वो 56% लोग, 56% सीटें सिर्फ 2% लोगों के लिए थी। तो इसमें काफी भेदभाव देखा गया था। तो आप लोग न्यूज में भी और विभिन्न समाचार पत्रों में भी देख सकते हैं कि आरक्षण वहां पे किस तरीके से हटाया गया और उसकी दिक्कतें क्या क्या थी। आइए देखते हैं आगे। वैश्विक परिदृश्य में अमेरिका का देख लेंगे और बांग्लादेश का, ये दो बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब इसके लिए कुछ सुझाव क्या क्या, सच्चर कमेटी ने काफी सुझाव दिए हैं सुधार के लिए। आप लिख सकते हैं अंबेडकर जी का, क्योंकि उन्होंने आरक्षण को सिर्फ 10 साल के लिए वैलिड माना था कि 10 साल में सुधार हो जाएगा, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा और संकीर्ण मानसिकता के लिए इसके लिए राजनेता ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। जो आरक्षण का लाभ ले रहा है वह एक वर्ग ही है, जो हर कास्ट में अगर हम देखें तो ओबीसी में भी कुछ जातियां हैं जो आरक्षण का लाभ ले रही हैं, एससी में ही कुछ जातियां हैं जो आरक्षण का लाभ ले रही हैं। तो इससे भेदभाव की भावना बढ़ती है, जातिगत भेदभाव भी बढ़ता है, सामाजिक भेदभाव भी बढ़ता है। तो उसके लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी का सुझाव है कि काम के बहिष्कार के सभी कारकों पर ध्यान दें कि किसी व्यक्ति को प्रतिस्पर्धी क्षमता को बाधित नहीं किया जाए। प्रतिस्पर्धी है अगर कोई, तो इन सभी चीजों पे ध्यान दिया जाए कि आप 100 मार्क्स का कोई परीक्षा ले रहे हैं, तो अगर कोई एससी से है, कोई एसटी से है, कोई ओबीसी से है और कोई जनरल से है, तो ठीक है, आपने आरक्षण तो लागू कर दिया, लेकिन और भी फैक्टर्स देखने चाहिए और उनके सबके परसेंटेज होने चाहिए कि किस परसेंटेज को कितना वेटेज दिया जाए। उसमें योग्यता और टैलेंट जो होती है उसको भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। उद्देश्य के आधार पर निर्णय, जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा अंतरजाति विवाह को प्रोत्साहन, सरकार द्वारा आरक्षण समाप्ति हो हेतु दीर्घकालिक योजना, एक टाइमलाइन दे देनी चाहिए 10 साल की या 15 साल की, कि आप लोग इस टाइमलाइन के अंदर ही आरक्षण की जो, या क्रीमी लेयर का सिस्टम आप कर सकते हैं कि विभिन्न एससी में भी क्रीमी लेयर कर दें और उनकी लिमिट जो है कम कर दें। जैसे आर्थिक आधार पे आरक्षण की बात की जा रही है, तो समस्या का समाधान में बार बार लिखा जाता है कि ये पूरी तरीके से सभी जो आरक्षण है उनको आर्थिक आधार दे दिया जाए और कुछ दिनों तक सामाजिक आधार पर लोगों को 10 साल या 20 साल का समय दे दिया जाए कि जब तक वो मुख्य धारा में नहीं आ जाते तब तक उनको आरक्षण सामाजिक और जो भी आधार पे मिला हुआ है वो आर्थिक में बदल दिया जाएगा। वर्तमान आरक्षण में हम देख लेंगे। वर्तमान आरक्षण में एससी 15% है, एसटी 7.5%, ओबीसी 77%, सॉरी 27%। वित्त मंत्री, ये वित्तीय आधार पर देखा जाए तो अनुच्छेद 15-16 जाति आधारित आरक्षण के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई थी, लेकिन बाद में इसको लागू मंडल कमीशन के बाद लागू किया गया था। आय के रूप में देखें अगर जो 10% आरक्षण है, ये जो 10% आरक्षण अभी दिया गया है आर्थिक आधार पर, इसके बारे में कुछ प्रावधान है, इसको देख लीजिएगा। आय 8 लाख, जमीन 5 एकड़ से कम जमीन होनी चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र में 1000 वर्ग फीट ग्रामीण क्षेत्र में आपका गृह होना चाहिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग। घर जो है आपका 1000 वर्ग फीट से कम
का होना चाहिए। अधिसूचित क्षेत्र में 1000 गज में घर, गैर अधिसूचित क्षेत्र में 200, अधिसूचित में 1000 नहीं है, ये 100 गज है, और गैर अधिसूचित क्षेत्र में 200 गज का घर जो कि किसी भी तरह से आरक्षण में नहीं है। इंदिरा साहनी मामले में 50% से अधिक आरक्षण नहीं, यह सीमा सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए है। तो ये पूरी बातें हैं। आर्थिक आधार पे आरक्षण के आप कुछ लाभ और हानियां भी अलग से लिख सकते हैं। तो ये आरक्षण की पूरी बात करेंगे जब भी कोई भी आरक्षण पूछा जाएगा, और यूपी का ये पेट क्वेश्चन रहा है, बार बार पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। तो अगर आपको ये पूरे फ्रेमिंग चाहिए 30 एस्से की, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताया गया है कि क्या प्रोसेस है। इसकी कॉस्ट 500 है, प्लस आपको लेटर के फॉर्मेटिंग मिल जाएंगी आरओ एआरओ के लिए। तो ये आपको लिए दोनों जगह उपयोगी होगा, पीसीएस मुख्य परीक्षा में और आरओ एआरओ मुख्य परीक्षा में, दोनों में ही। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।